गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में पूरा विश्व जो है कोरोना से फाइट कर रहा है और विद्यार्थी और सोसाइटी के लोग भी घर में लॉकडाउन हैं और विद्यार्थी भी लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोगों के रिक्वेस्ट पे और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने एज ए साइंस टीचर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने लाया हूं। आज चूंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आप इससे शायद आप लोगों को सहयोग भी लगा, क्योंकि आप डिफरेंट मीडिया से सुन रहे होंगे कि अभी जब तक वैक्सीनेशन या मेडिसिन नहीं बन रहा है तब तक इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग करके आप इससे बच सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और ये इम्यून सिस्टम में एक्चुअली है क्या, आज इस पे हम लोग फोकस करेंगे। और जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी साइंस का बेसिक नॉलेज रखता होगा ये इस टॉपिक को बहुत ही एंजॉय करेगा। ये पूरा वीडियो 2 डिफरेंट पार्ट्स में बना हुआ है, इसलिए आप इसको पूरे समझने के लिए दोनों पार्ट्स जरूर देखिएगा। जहां तक आप यहां पे देख रहे हैं कि हमारे चैप्टर्स का नाम है ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को शुरू करने से पहले थोड़ा हम बेसिक से इसमें हम लोग बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम है क्या। तो ये नेचर के द्वारा हम लोगों को एक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू हम किसी पैथोजन से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि जिस तरह से एक कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए हमारा एक अपना डिफेंस सिस्टम होता है, और जैसे कि हम लोग कंट्री में देखते हैं कि चारों तरफ पूरा बॉर्डर्स लगे हुए हैं और ये बॉर्डर चाहे ये कंट्री के लोग हों या कोई दुश्मन हो, ये हर लोगों के लिए एक बैरियर्स का काम करता है। सेम उसी तरह से हमारे सिस्टम के अंदर में भी एक पूरा का पूरा नॉन स्पेसिफिक कर सकते हैं एक बैरियर्स होता है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हमारे बॉडी में काम करता है। जैसे अगर कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करना चाहता है तो उसको स्किन्स हमारे अंदर में है या हमारे सरफेस पे है शरीर के, तो ये स्किन्स बैरियर के रूप में काम करेगा। इस स्किन पे सीबम का सेक्रेशन होता है, तो ये सीबम पीएच जो है एसिडिक कर देता है, जिसमें माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए वो नेगेटिव ग्रोथ करता है। उसी तरह से अगर हम भोजन करते हैं तो स्टमक में जाता है, वहां पे पीएच एसिडिक होता है, वहां पे माइक्रोब्स का ऑलरेडी अगर कोई गया तो वहां भी वो क्या उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद अगर नेजल चैम्बर से कोई इंटर करेगा तो वहां पे म्यूकस का सेक्रेशन है, वो इसमें इंट्रैक्ट करेगा और वहां पे सिलियरी मोशंस के थ्रू वो प्रोपेल करके बॉडी से बाहर आ जाता है। इसके अलावा भी जैसे टीयर्स में लाइसोजाइम है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, साइटोकाइन्स हैं, मैक्रोफाजेस है, फैगोसाइटिक सेल्स है। तो ये सब भी वेरियस वे से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक करेगा, मतलब कि कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल पैथोजेंस है या यूजफुल माइक्रोब्स है। ये सब के लिए बैरियर्स का काम करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक बैरियर्स। अब इसके सेकेंड पार्ट में जाते हैं। तो अगर मान लिया जाए बॉर्डर होते हुए भी आप देखते हैं कि कुछ न कुछ इन्फिल्ट्रेशन होते रहता है, तो अगर कोई पैथोजेंस इंटर कर जाता है तो जिस तरह से वहां से एक अलार्मिंग सिग्नल्स दिया जाता है, एक अनाउंसमेंट किया जाता है हम लोगों को बचाव के लिए, सेम हमारे बॉडी में भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के रूप में अलार्मिंग सिग्नल्स होते हैं। और ये अलार्मिंग सिग्नल्स है, फर्स्ट वन जो है रेडनेस है, टेम्परेचर है मीन्स हीट है, स्वेलिंग है, उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शंस है और लास्ट पार्ट जो है पेन है। ये 5 हमारे बॉडी में ये अलार्मिंग सिग्नल्स है, इसलिए डॉक्टर्स इन सब सिम्टम्स पे ये नहीं बोलते हैं कि डिजीज हुआ है,
क्योंकि ये अलार्म करके हमको अवेयर करता है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ है, हम उसके प्रति केयर करें और उसके प्रति चाहे डॉक्टर से दिखाएं या फिर अगर वैसे चीजों से अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके हम उससे बच सकते हैं। तो ये है हमारा नॉन स्पेसिफिक सिस्टम। एक पूरा का पूरा हमारे बॉडी में स्पेसिफिक सिस्टम काम करता है। स्पेसिफिक सिस्टम दो पार्ट पे काम करता है, रिकॉग्निशन एंड देन उसके बाद उस पर एक्शन। तो चूंकि स्पेसिफिक जैसे ही बात आ जाती है तो जब तक रिकॉग्निशन किसी की नहीं होगी तब तक वो पहचान कैसे होगा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं या हमारे अपने लोग हैं और ये बाहरी। तो इसके पहचान के लिए जैसे कि जो दुश्मन आ रहा है या कोई टेररिस्ट आ रहा है तो इसके पहचान के लिए ये एंटीजेंस, जैसे वहां पे पैथोजेंस है, टेररिस्ट हम बोल रहे हैं, उसी तरह से हम इसको यहाँ पे एंटीजन। अब ये एंटीजेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ पे एंटीजेंस बनाया है और ये एंटीजेंस में अलग अलग सिंबल से इसके ऊपर में मैंने कुछ मार्क्स किया है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल्स है और सर्कल्स से दिखाया है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो हमारे अंदर में एंटीबॉडी बनते हैं वो एंटीजेंस के नेचर। अब यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा कि एंटीजेंस है क्या। तो एंटीजेंस होने के लिए कुछ उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहले वो फॉरेननेस उसमें होनी चाहिए। फॉरेननेस क्या है? तो सेल्फ और नॉन सेल्फ। अब ये सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या है? जब कोई भी एम्ब्रियो मदर वूम्ब में डेवलप करता रहता है तो जिस जिस मॉलिक्यूल से एम्ब्रियो का एक्सपोजर होगा वो उसका सेल्फ मॉलिक्यूल्स कहलाएगा और ऐसे सेल्फ मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में उस इंडिविजुअल्स का एंटीबॉडी काम या वो एंटीजेंस के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में नहीं बनेगा। लेकिन अगर वैसे जिसका एक्सपोजर नहीं हुआ, चाहे वो उसका अपना मॉलिक्यूल हो चाहे वो बाहरी मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल उसके लिए नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल कहलाएंगे और इसके अगेंस्ट में उसका सिस्टम, ये उसका स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम काम करेगा और ये ऐसे मॉलिक्यूल नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। इसके अलावा भी मॉलिक्यूलर वेट उसका एक आइडियल होना चाहिए, लगभग 1 लाख डाल्टन के आसपास होने चाहिए और अगर उससे कम होता है तो ये इम्यूनोजेनिक नहीं हो पाता है। इम्यूनोजेनिक और एंटीजन में क्या अंतर है? वैसे सारे एंटीजन जो इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर दे वो सारे एंटीजन इम्यूनोजेन कहलाएंगे। अगर लो मॉलिक्यूलर वेट्स होगा तो वैसे एंटीजन हैप्टेन कहलाएगा और उसको इम्यूनोजेन बनाने के लिए कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी और उसको तब जाके वो इम्यूनोजेनिक बनेगा। इसके अलावा उसके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी जैसे प्रोटीन्स है, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, उसकी इम्यूनोजेनिक नेचर ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से ये एंटीजन इम्यूनोजेन बनता है। एक बात ये करना चाह रहे थे कि अब ये एंटीजन जब हमारे बॉडी में जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक एंटीजन के अगेंस्ट में एक ही एंटीबॉडी बने। ये डिफाइन करेगा कि उस एंटीजन के सरफेस पे कितने तरह के एपिटोप्स प्रेजेंट है। अब ये एपिटोप्स क्या है? तो ये जो डिफरेंट सिंपल से हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है ये एपिटोप्स है और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट्स। और जैसे जैसे ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे उसकी वैलेंसी बढ़ती है। अगर एक तरह का होगा मोनोवैलेंट, दूसरे तरह मतलब 2 तरह का होगा बाइवैलेंट, 3 तरह का होगा आपका ट्राइवैलेंट, इस तरह से n नंबर तक जाएगा तो ये कहलाएगा पॉलीवैलेंट। यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि जितने भी तरह के इस एंटीजन के सरफेस में एपिटोप्स होंगे उतने तरह के एंटीबॉडी हमारा बॉडी बनाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक एंटीजन है तो एक ही एंटीबॉडी बनेगा। इस एंटीजन पे जितने भी तरह के एपिटोप्स प्रेजेंट है वो सारे एपिटोप्स अपने अपने अगेंस्ट में क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। जैसे हम यहाँ पे दिखाए हैं कि 1 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी 1, 2 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी 2 और 3rd के अगेंस्ट में एंटीबॉडी 3। अब इस एंटीबॉडी को अगर ऐसे तो हमारे बॉडी में 5 डिफरेंट तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में मैगाडे के से भी जानते हैं, IgM, IgD, IgE, IgA और IgG।
जो सबसे पहला एंटीबॉडी है, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी में हो या फर्स्ट एक्सपोजर किसी एंटीजन का होगा, तो आईजीएम बनता है। और बाद में अगर उसका बूस्टर डोज पड़ता है तो आईजीजी का लेवल बढ़ता है। तो ये अलग पार्ट है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये एंटीबॉडी को स्ट्रक्चरली अगर देखते हैं तो दो पार्ट में बटा हुआ है। जहां से डॉटेड लाइन से यहां से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये डॉटेड लाइंस में आप देखेंगे कि इस डॉटेड लाइन से कि इसके ऊपर का जो पार्ट है, हर डॉटेड लाइन के ऊपर का, इसको हम लोग वेरिएबल रीजन बोलते हैं। और डॉटेड लाइन के नीचे का पार्ट को, ये पूरे इस पार्ट को कांस्टेंट रीजन। जो पार्ट, ध्यान रखना है, द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी which is also called variable region of antibody, and this is also called paratope. The part of the antibody which is bind with the epitope, जो कि मैंने यहां पे दिखाया है एक बाइंडिंग से कि यहां पे वेरिएबल रीजन्स है, इस एंटीजेंस का एक पार्टिकुलर एपिटोप जो है बाइंड कर रहा है। तो द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी विच इज बाइंड विद द एपिटोप इज कॉल्ड पाराटोप। और यही वेरिएबल रीजन सब चूंकि एपिटोप्स के, वेरियस एपिटोप्स के लिस्ट में अलग अलग तरीके से होंगे। अब आप यहां पे देखेंगे कि ऑब्वियस है कि तब बोलेंगे कि सर हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस हैं, इस तरह से बहुत सारे एपिटोप्स होंगे, तो क्या हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के एंटीबॉडी होते हैं? ऑब्वियस, अबाउट 10 to the power 6 to 10 to the power 7 नंबर्स टाइप, डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडी बन सकते हैं। ये कैपेसिटी है। तो इतने तरह का एंटीबॉडी, ऑब्वियस है कि जितने तरह का एपिटोप जाएगा, हमारा बॉडी कैपेबल है कि हर एपिटोप के बेस में एक नया एंटीबॉडी बना सके। और सबको कलेक्टिवली हम लोग जब सीरम समझने से लिए कि ब्लड का दो पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट और एक फ्लूइड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और वही डब्ल्यूबीसी को हम लोग, जो कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टी सेल, बी सेल्स, और उसमें मोनोसाइट्स, मैक्रोफाइज, डेंड्राइटिक सेल, ये सब सेल्स जो है सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, इसलिए हम लोग डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। और जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में से एक क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन को अगर निकाल लेंगे तो वो सीरम कहलाएगा। जब आप देखते हैं कोई कट जाता है, तो जब थोड़ा सा टाइम में सॉलिडिफाई हो जाता है, तो आप देखेगा एलोइस और कलर का एक फ्लूइड बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड सीरम, और वो जमता नहीं, वही है सीरम। उसी सीरम में ये एंटीबॉडी होता है। तो ये एंटीबॉडी कलेक्टिवली जब डिफरेंट एपिटोप्स के अगेंस्ट में होते हैं, तो ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बनते हैं। लेकिन अभी हम लोग सुन रहे थे, थोड़ा सा हम लोग चूंकि कोरोना से स्टार्ट किए हैं, तो कोरोना पे आते हैं। कोरोना वायरस जो है उसके ऊपर में जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे फिंगर्स के ऊपर में डिफरेंट टाइप्स के रिंग्स से लगे हुए हैं, तो आप इसको डिफरेंट एपिटोप से समझिए। अगर आप सोचिए कि कोरोना वायरस के ऊपर में एक पार्टिकुलर एक प्रोटीन है जो जिसका नाम है स्काइप प्रोटीन, और ये स्काइप प्रोटीन वो यूटिलाइज करता है कि मान लिया जाए ये ह्यूमन सेल्स है और इस ह्यूमन सेल में ये वायरस इंटर करना चाहता है, तो ऐसे कोई वायरस किसी भी सेल में इंटर नहीं करता। हम जानते हैं कि वायरस अपने होस्ट के प्रति हाईली स्पेसिफिक होता है। तो कैसे होता है? तो अपनी ये सरफेस प्रोटीन से वो किसी रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर कोरोना वायरस के रूप में देखें तो स्काइप प्रोटीन जो होता है, ये ह्यूमन सेल पे एक रिसेप्टर होता है, ACE2 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को ये आइडेंटिफाई करता है, और जब ये दोनों बाइंड करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, तब ये इंटर कर जाएगा, और जब इंटर कर जाएगा तब वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, अपने जीनोम्स को हमारे न्यूक्लियस के अंदर में डाल देता है, और जैसे जैसे हमारे सेल्स बढ़ते जाते हैं वो अपना नंबर बढ़ाते जाता है, और फाइनली फिर हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। तो वहीं पे हम लोग सुने कि एक प्लाज्मा थेरेपी की बात आई, वैक्सीनेशन की बात चल रही है। तो यहां पे आप देखिए कि ये स्काइप प्रोटीन है, तो ये स्काइप प्रोटीन के अगेंस्ट में ऑब्वियस है कि गया होगा, तो हमारे अंदर में जब इसके और इसके अलग अलग एपिटोप्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना, तो स्काइप प्रोटीन के अगेंस्ट में भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बना होगा। और ये चूंकि वहां पे मिक्स्ड है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के साथ मिक्स है, तो उसको प्यूरिफिकेशन करके
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है, इसको प्यूरिफाई करके वहां से जब किसी एक एपिटोप के अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी को, ध्यान रखना है, जैसे मान लिया हम स्काइप में इंटरेस्टेड है तो स्काइप प्रोटीन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बना है उसको स्क्रीन करना पड़ेगा, और स्क्रीन करके जब उस पार्टिकुलर एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करके बाहर निकाल लेते हैं तब तो वो एक एपिटोप के अगेंस्ट में एक तरह का एंटीबॉडी होगा, एक ही एपिटोप के अगेंस्ट में होगा, और ये तब कहलाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम लोग पैसिव वैक्सीनेशन या प्लाज्मा थेरेपी के रूप में यूज करते हैं। क्योंकि जब ये एंटीबॉडी जब जाएगा तो यहाँ सीक्वेंस समझिए क्या होगा। ये एंटीबॉडी जो कि यहाँ पे पहले ही बताया कि इसके जो ये वेरिएबल रीजन्स है ये बाइंड कर जाएगा किसी पार्टिकुलर, तो मान लिया जाए ये स्काइप प्रोटीन है और ये एंटीबॉडी है और ये जाके इस पे बाइंड कर जाता है, तो ये क्या करेगा कि अब इसको ब्लॉक कर देगा, और जब ये ब्लॉक कर देगा तो जब यहाँ पे जाएगा तो ये अब इसकी ये साइट्स मास्क हो चुका है, तो ये अब इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब आइडेंटिफाई नहीं होगा तब ये इंटर भी नहीं कर पाएगा, और इस तरह से ब्लॉक कर सकते। लेकिन आप बोलिएगा कि सर तो ये तो बहुत इजी है, ये काम हो क्यों नहीं पा रहा, इतना दिक्कत क्या है? तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही नोटोरियस वायरस है, हाईली म्यूटेंट है। म्यूटेंट मींस चेंजेबल, अपने फॉर्म को बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। कहने का मतलब क्या कि जब आप सरफेस पे देख रहे हैं 1 2 3, तुरंत इसका सीक्वेंस चेंज होके अगर मान लिया जाए 1 के जगह 5 6 7 कर ले या कुछ चेंजेस कर ले, तो जब तक ये हमारा बॉडी 1 2 3 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया, अब वो 5 6 7 कर ली, अब 5 6 7 के अगेंस्ट में बनाएगा फिर और चेंज कर लेगा। इस तरह से क्या हो रहा है कि टारगेटेड नहीं हो पा रहा है, साइंटिस्ट परेशान है कि हम कैसे इसको टारगेट करें कि ये इसके साथ बाइंड होकर इसको एलिमिनेट कर पाए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि HIV वायरस का मेडिसिन इसमें काम कर रहा है, क्योंकि जब बहुत सारा ऐसा नहीं केवल एंट्री साइट है, इंटर करने के बाद भी रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स को साइंटिस्ट टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर भी काम चल रहा है कि म्यूटेशंस क्यों है, कैसे है, तो कहां पे टारगेट करें। होप हम लोग अच्छा सोचे कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोगों को इसके अगेंस्ट में ड्रग मिल जाएगा और हम लोग इससे छुटकारा पाएंगे। एक थोड़ा सा फोटो हम नीचे बनाए हैं जो एंटीजन का ही पार्ट है, क्योंकि आपको हम बता रहे थे कि हमारा सिस्टम जो है जैसे डिफेंस सिस्टम काम करता है उसी तरह से। तो डिफेंस सिस्टम में एक तो हम लोग अभी नॉन स्पेसिफिक जैसे बॉर्डर की बात किए, और जैसे जैसे डिफरेंट ओपनिंग साइट्स था ताकि लोग आ जा सके हमारे देश में, उसी तरह से हमारे भी ओपनिंग साइट्स है जिससे नाक से सांस जाता है, खाने जाता है, तो ऑब्वियस है कि पैथोजेंस का भी वही रास्ता हो जाता है एंट्री साइट का। तो उसके लिए तो नॉन स्पेसिफिक की बात की, लेकिन इसके बावजूद हमारा बॉडी इन्फेक्शन हो जाता है और इसके लिए स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है। तो हम अभी बताया कि इसमें पहले रिकॉग्निशन और एक्शन, जो कि हम लोग दूसरे वीडियो में उसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कोरिलेट कर दें कि जिस तरह से हमारा डिफेंस सिस्टम स्पेसिफिक में मिलिट्री सिस्टम अलग है और दूसरा स्टेट पुलिस, सेम उसी तरह से हमारे बॉडी में भी एक मिलिट्री सिस्टम के जगह पे ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है जो कि बी सेल मेडिएटेड है, और दूसरा स्टेट पुलिस जो है उसके जगह पे उसके जैसा, आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बता रहे हैं कि उसके जैसा हमारे पास टी सेल मेडिएटेड सेलुलर इम्यूनिटी सिस्टम, और ये कैसे काम करता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब स्टेट पुलिस और मिलिट्री पुलिस के बीच में आप देखते हैं कोऑर्डिनेशन होता है, अगर कोई टेररिस्ट आ जाता है या इंफॉर्मेशन देना होता है, रिकॉग्निशन जिसकी बात करें, तो वहां पे हमारे पास एक अलग सिस्टम होता है और एक स्पाई सिस्टम होता है जिसको हमारे देश में रॉ के नाम से जाना जाता है। सेम हमारे बॉडी में बी सेल और टी सेल को मेडिएट और कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास भी एक अलग से, जैसे उसमें स्पाई सिस्टम है, तो हमारे अंदर में भी एक सिस्टम है और वो है MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ये आइडेंटिफाइड करवाता है, चूंकि एंटीजन जो है टेररिस्ट जब आता है तो हमारे देखते हैं कंट्री में दो तरह से रहते हैं, ये एक हमारे जैसे ही वो हमारे सिस्टम में इंटर कर जाते हैं, हमारे फैमिली के बीच में अपना मैरिज करके अपना परिवार बढ़ाते रहते हैं और साथ में वो गलत एक्टिविटी से एक्सपोज रहते हैं। और दूसरा कि आप कुछ टेररिस्ट को देखते हैं कि वो आता है और सीधे अपना अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर देता है। सेम उसी तरह से पैथोजेंस भी हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो दो तरह के होते हैं,
जिस तरह से वायरस को अभी हम देखें कि वो इंटर कर जाता है और न्यूक्लियस के अंदर में चल जाता है, तो ऐसे पैथोजेंस को इंट्रासेलुलर पैथोजेंस कहते हैं। और वैसे पैथोजन जो सेल के बाहर में घूमता रहता है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में, अदर पार्ट में, तो ये ऐसे ये पैथोजेंस एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस है। अब ये इसकी इंफॉर्मेशन कौन एक्स्ट्रा सेलुलर है, कौन इंट्रा सेलुलर है, कैसे बी सेल काम करेगा, कैसे टी सेल काम करेगा, इन सब का कोऑर्डिनेशन करने वाला, जैसे वहां पे हम बता रहे थे स्पाइस सिस्टम रॉ की बात कर रहे थे, तो हमारा एमएससी जो है, एमएससी 1 और एमएससी 2, इन सब चीजों को कैसे करेगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये एंटीजेनिक पार्ट है, तो इसमें चूंकि वर्ड्स बाद में यूज होगा, तो आप यहाँ देखिए कि द पार्ट ऑफ द एंटीजन विच इज अटैच्ड विद द टी सेल दैट इज कॉल्ड एपिटोप एज यूजुअल बिफोर, and the part of the antigen which is attached with the MSC1 or MSC2 that is called agritop। तो ये वर्ड थोड़ा सा समझना होगा कि एग्रीटोप क्या है, एपिटोप क्या है, पाराटोप क्या है, जो कि आगे ये सब यूटिलाइज होगा। तो इस तरह से हमने पूरा नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम और एंटीजेंस के बारे में आपको बताया। इसके अलावा लास्ट में एक नॉन स्पेसिफिक का एक जनरल बैरियर्स भी है, और वो है जैसे कि अभी बताते हैं गवर्नमेंट कि आप न्यूट्रिशन ले, ऑब्वियस है कि जो हेल्दी न्यूट्रिशन लेगा उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। एज फैक्टर्स है, क्योंकि जो न्यू नेट्स होते हैं उसमें धीरे धीरे इम्यून सिस्टम मैच्योर्ड होता है, और जो ओल्ड होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो जो न्यूबॉर्न है, मतलब बच्चे हैं और बड़े हैं, उनमें थोड़ा सा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, और बीच वाले एज के जो होंगे इनके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसलिए गवर्नमेंट भी आप देखते हो कि इन दोनों को मना करते हैं, कम एज वाले और ज्यादा एज वालों को, कि आप अभी एक्सपोज कम हो। इसके अलावा न्यूट्रिशन बताए, सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर और पर्सनल हाइजीन, मतलब कि आप कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, इसलिए सैनिटाइज करने की बात की जा रही है। और सोशियो इकोनॉमिक कि आप जो भी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, तो वो सारा आप अवेलेबल करें अपने जो भी वैक्सीनेशन है टाइमली लें, और जो भी मेडिकल सजेशन है उसको फॉलो अप करें। तो और ये सब जो फैक्टर्स होता है वो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स को और क्या करता है, मजबूत करता है। इस तरह से ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम और एंटीजेंस चैप्टर इस वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया। एक इसमें मैं दिखाऊंगा कि ऑलरेडी ये हमारा बुक्स ऑलरेडी रिटेन है, इस पे इम्यून सिस्टम को लेके ये पूरा, इसमें जब भी किसी को जरूरत होगी तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और इससे रिलेटेड कोई कंटेंट की जरूरत होगी तो वो हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और हम चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी पहला प्रयास है और लॉकडाउन में शायद बच्चों को बहुत फायदा भी करेगा, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।